नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्रेमचंद साहित्य के विशेषज्ञ लेखक डॉक्टर कमल किशोर गोयनका। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। धन्यवाद आपका। गोयनका जी, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी साहित्य के पुरोधा प्रेमचंद की। मुंशी जी ने एक किताब उर्दू में लिखी थी जो महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। रामचर्चा नामक उस पुस्तक के बारे में जरा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, वो गांधी ने इस पुस्तक को कई बार पढ़ा था और उर्दू में पढ़ा था। जी। और असल में प्रेमचंद बच्चों के लिए कई कई प्रकार के साहित्य को लिखते रहे थे। उन्होंने जी। कुछ जंगल की कहानियां लिखी थी, कुछ पशु पक्षियों की कहानियां उन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी। तो उन्होंने एक रामचर्चा भी लिखी। उनको इससे बहुत पहले उन्होंने एक लेख लिखा था और ये माना था कि रामायण और महाभारत भारत की संस्कृति के मूल ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने बच्चों की शिक्षा के प्रति बड़े सावधान और बड़े चिंतित थे और वो चाहते थे कि बच्चे स्वाधीन बने। एक बार वो गुरुकुल कांगड़ी गए थे, उनको बुलाया गया था हरिद्वार में। तो उन्होंने जन छात्रों और बच्चों से वो मिले, वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि ये बच्चे भावी भारत के का निर्माण करेंगे और उनके जी। त्याग, बलिदान, संस्कार, देश प्रेम से वो बहुत ही प्रभावित हुए। तो उन्होंने रामचर्चा इसलिए आरंभ की, लिखी उन्होंने कि वो राम की कथा को आज के बच्चों के लिए अनुकूल बनाना चाहते थे। उन्होंने कुछ घटनाओं को, कुछ विचारों को, राम की वो कथा तो ली उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने तर्क विकसित किए जिससे बच्चे उसको ठीक प्रकार से समझ सके। तो एक बड़ा लक्ष्य था कि भारतवर्ष की जो नई नस्लें हैं, नई पीढ़ी है, वो राम के जीवन से परिचित हो कि कैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कैसे उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और कैसे उन्होंने सत्य के लिए, धर्म के लिए आगे संघर्ष किया और धर्म की स्थापना की। तो ये जी। धर्म जो था वास्तव में मनुष्यता वाला धर्म था। ये पूजा वाला धर्म नहीं था प्रेमचंद का। प्रेमचंद का विश्वास था कि जो मनुष्यता है वो सबसे बड़ा धर्म है और वो जी, बिल्कुल। संस्कार बच्चों के अंदर आना चाहिए। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि रामचर्चा पुस्तक की कोई चर्चा ही नहीं करता। अब शायद लोगों को मालूम ही नहीं है कि राम पर उन्होंने कोई किताब भी लिखी थी। जी, तो बिल्कुल सही ये कहा। हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और मुझे खुशी है कि आपने सबसे पहला सवाल रामचर्चा पर किया। सर, प्रेमचंद को कलम का जादूगर भी कहा जाता था। उनकी हर कहानी के हर पात्र में एक विशिष्टता होती है। वे कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। ऐसी क्या बात थी उनके लेखन में जो आज के लेखकों में नहीं है? देखिए, ये तो ठीक है जो आपने कहा कि प्रेमचंद को कलम का जादूगर कहा जाता था। असल में वो उर्दू के संस्कार को लेकर के हिंदी में आए थे और हिंदी के लिए उन्होंने काफी संघर्ष भी किया, कभी उस भाषा को सीखा उन्होंने और उनकी भाषा का संस्कार भी कई लोगों ने किया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती के संपादक थे, उनकी कई कहानियां जब उन्होंने प्रकाशित की सरस्वती में, तो उनकी भाषा का संस्कार किया उन्होंने, उसकी भाषा को शुद्ध किया, क्योंकि वो उर्दू के संस्कार से आए थे। उसी तरह से जब उनका रंगभूमि उपन्यास प्रकाशित हुआ, जो बहुत ही सबसे बड़ा उपन्यास है उनका, तो उसकी भाषा, उसको जब उन्होंने मूल रूप से पहले उर्दू में लिखा था, बाद में उन्होंने उसका हिंदीकरण किया और उनकी हिंदी भाषा का संस्कार आचार्य शिव प्रसाद शिव प्रसाद थे वो आचार्य। तो उन्होंने उसकी भाषा का संस्कार किया और ये बात स्वयं प्रेमचंद ने स्वीकार की और उन्होंने उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया। तो ये जो भाषा का जादूगर था या साहित्य के जादूगर थे जी, या उनको बिल्कुल। उपन्यास या कहानी का सम्राट माना गया, प्रेमचंद की जो कहानी देखिए, उनकी पहली हिंदी कहानी जो प्रकाशित हुई थी उसका नाम था परीक्षा और ये 1914 में प्रकाशित हुई पहली हिंदी कहानी। इससे पहले उर्दू में उनकी कहानियां प्रकाशित हो चुकी थी। तो इस कहानी ने जो चमत्कार पैदा किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आपने जी, जो बताएं। प्रश्न किया। कहानी क्या है कि एक राजा जो है अपने घर में, अपने राज्य में एक दीवान
की नियुक्ति करना चाहता है और जो पुराना दीवान है वो रिटायर हो रहा है। तो एक विज्ञापन देता है और उसके बाद सैकड़ों जो ग्रेजुएट हैं, उस जमाने के ग्रेजुएट बीए पास जो लोग थे, उन्होंने उसमें अप्लाई किया। तो वो उनकी परीक्षा लेता है, वो खेल वेल कराता है, सब कराता है। तो एक कहानी जहाँ आगे बढ़ती है, एक दिन क्या होता है कि जैसे ही सारे ये जो प्रत्याशी थे प्रतियोगिता में भाग लेके लौट रहे थे, तो रास्ते में एक कीचड़ के अंदर एक बैलगाड़ी, एक किसान की बैलगाड़ी फंसी हुई खड़ी हुई है। उस बैलगाड़ी पर सामान लदा हुआ है। अब वो किसान जो है वो उस कीचड़ में से बैलगाड़ी को निकाल नहीं पा रहा है। सारे लोग देखते और आगे चले जाते हंसते हुए, मजाक करते हुए। लेकिन एक जो प्रत्याशी है वो क्या करता है, उस कीचड़ में घुस करके उसकी बैलगाड़ी को निकालता है और गाड़ी को निकाल करके सड़क पर ले आता है। तो वो जो किसान था वो असल में दीवान था। वो परीक्षा लेने के लिए उसने ऐसा ज्ञान किया था। तो दीवान ने उसने कहा कि अगर भगवान ने चाहा तो तुम इस राज्य के दीवान बनोगे, और अंत में वही व्यक्ति दीवान बनता है। तो प्रेमचंद उस कहानी में ये कहते हैं कि जो दूसरों के कष्टों में सहायता करता है यही मनुष्य का धर्म है, और इसी धर्म के कारण से वो आदमी दीवान बनता है। और इस कहानी इतनी प्रसिद्ध होती है कि जी ऐसी तरह की एक और कहानी फिर सरस्वती में छपती है सौत के नाम से। मतलब जी 3 कहानियों के बाद जब उनका पहला कहानी संकलन प्रकाशित होता है 1916 में, तो उसकी जो व्यक्ति भूमिका लिखता है, उस भूमिका में उनको रविन्द्रनाथ टैगोर के समकक्ष मान लिया जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि 3 या 4 कहानी लिखने वाला व्यक्ति जो हिंदी में पहली बार प्रवेश करता है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर की टक्कर का। उस जमाने में रविन्द्रनाथ टैगोर ही भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित या मान्य थे। उनको वो समतुल्य बनाता है। मैंने हिंदी के अंदर एक रविन्द्रनाथ टैगोर के समकक्ष उनकी कहानी हमको मिलती है। तो ये ऐसी ख्याति, ऐसा ऐसी प्रसिद्धि मैं नहीं जानता हिंदी में किसी भी लेखक को आज तक मिली होगी कि पहली रचना। एक हाँ, रेणु का उल्लेख आता है। रेणु का जब मेला आंचल निकला तो उस मेला आंचल पहले उपन्यास से वो विख्यात हो गए थे। लेकिन वो जमाना उस जमाने में था जबकि हिंदी की पत्रिकाएं निकलनी शुरू हुई थी और हिंदी में लोग लिखना आरंभ कर रहे थे। तो ये वह युग था। रेणु का तो समय वो था जब हिंदी प्रतिष्ठित हो चुकी थी और हिंदी का साहित्य बहुत बड़ा साहित्य लोगों के सामने आ चुका था। तो मैं समझता हूँ इसी तरह से उनकी एक और कहानी आपने पढ़ी होगी, बड़े घर की बेटी। जी बड़े घर की बेटी कहानी 1910 में छपी थी, आप समझिए। आज भी आज भी जब लड़कियां, हमारे देश की बच्चियां पढ़ती हैं उसको, तो ये भाव जरूर आता है कि बड़े घर की बेटी वो होती है जो अपने पीहर को, अपने मायके को, अपने माता पिता के घर की को भी प्रतिष्ठित करती है और जिस घर में जाती है उस घर के सम्मान की भी रक्षा करती है। वो बड़े घर की बेटी होती है। तो ये भाव आज भी भारतीय समाज के अंदर घुला मिला हुआ है। और मैं समझता हूँ कि एक जमाना था जब हर कक्षा में, मतलब छोटी कक्षा में तो ये कहानी जरूर पढ़ाई जाती थी। जी अब तो बिल्कुल लोग कहते हैं कि अभी मैंने पढ़ा कि अब इस कहानी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो संयुक्त परिवार होता नहीं, अब तो एकल परिवार होते हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि अभी सारे सारे परिवार अभी भी एकल परिवार नहीं है, अभी भी संयुक्त परिवार की प्रणाली बनी हुई है। इसलिए बड़े घर की बेटी मैं समझता हूँ आज भी कहानी बड़ी सार्थक है। और यही है इन्हीं ऐसी कहानियों के कारण से प्रेमचंद की ख्याति बढ़ी। धीरे धीरे 1928 में आप समझिए कि उनकी कहानियों के अनुवाद अंग्रेजी में, जापानी भाषा में, जर्मन में और भारतीय भाषाओं में शुरू हो गई थी। गुजराती, मराठी में उनकी कहानी का अनुवाद शुरू हो गए थे। 28 में अंग्रेजी में उनकी कहानी का अनुवाद होता है और जापान में बैठा हुआ एक व्यक्ति उनकी कहानियों को जापानी में अनुवाद करता है। तो ये उनकी कहानियों का प्रताप था कि वो धीरे धीरे भारतवर्ष के एक प्रतिष्ठित लेखक बने और भारत से बाहर भी उनकी कहानियां प्रकाशित हुई। सर, अगला प्रश्न है आपसे कि आज के जो युवा रचनाकार हैं वो तुकबंदी तो अच्छी मिलाते हैं, लेकिन वे यथार्थ से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं थोड़ा इससे सहमत नहीं हूँ कि तुकबंदी भी मिलाने में भी वो कुशल है। असल अब तो अतुकांत कविता का समय है। जो चाहता है आदमी एक कविता लिख देता है और ये मानता है कि वो महाकवि हो गया। अरे भाई, पहले छंद का तो ज्ञान करो। बिना छंद के
बिना संगीत के, बिना आत्मा के स्पर्श के कविता बन नहीं सकती। अतुकांत कविता में भी एक लयात्मकता होती है। अगर वो लय आप उत्पन्न नहीं कर सकते तो वो कविता नहीं कहलाती। तो आज बड़ी समस्या क्या है, देखिए इसका बड़ा कारण क्या है। इसका बड़ा कारण ये है कि आज की जो पीढ़ी है वो पढ़ती नहीं है। बिना दूसरों के साहित्य के पढ़े हुए आप अच्छे साहित्य का निर्माण नहीं कर पाए। जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी तभी उन्होंने ये लिखा है रामचरितमानस में कि नाना पुराण समागम सम्मत, मतलब नाना पुराण पढ़ने के बाद ही मैं रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ। तो ये प्रेमचंद ने भी अपने जमाने में जो रूसी साहित्य था, जो फ्रेंच साहित्य था, जो अंग्रेजों का साहित्य था, जो अंग्रेजी के माध्यम से भारतवर्ष में आ रहा था, उस अधिकांश साहित्य उन्होंने पढ़ा था और इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा से बहुत सी चीजों का हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया। आज कोई जो नई पीढ़ी के लोग पढ़ते कहाँ? पहले तो जब तक, और ये वो पीढ़ी थी जिन्होंने, गांधी ने भी रामायण और महाभारत पर जब वो इंग्लैंड में गए थे तो उनको पढ़ा था, उन पर लेख लिखा था। विवेकानंद ने रामायण महाभारत पर लेख लिखा है। प्रेमचंद ने रामायण महाभारत पर लेख लिखा है। आज का कोई विद्यार्थी बताए कि उसने रामायण पढ़ी है, उसने महाभारत पढ़ा है? क्योंकि ये ज्ञान के भंडार है, ये मनुष्य की संवेदनाओं के भंडार है दोनों ग्रंथ ये। तो इनसे आपको मालूम पड़ता है कि मनुष्य का संबंध कैसे होना चाहिए, समाज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जब इस आप महाग्रंथों को पढ़ते नहीं और आज वो प्रकाशित जो हो रहा है उसको भी नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति लेखक नहीं हो सकता। जब तक कि आप अपनी परंपरा से नहीं परिचित हैं आपको बड़ी रचना नहीं कर सकते। तो आज तो साहित्य जो है बिल्कुल ऐसा हो गया है जिसकी कोई महत्ता ही नहीं रही है और इसलिए नहीं रही है कि नई पीढ़ी जो है साहित्य को आत्मसात नहीं करती। जब तक कोई आप चीज आत्मसात नहीं करते आप लेखक नहीं बन सकते। गोयनका जी, हिंदी साहित्य में आज अन्य भाषाओं के शब्दों का बहुतायत उपयोग होता है, इसे कितना सही मानते हैं आप? देखिए ये तो बहुत पहले से होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जब संस्कृत में भी आप समझिए एक वैदिक संस्कृत है, एक लौकिक संस्कृत है। उसके बाद आपको मालूम है अपभ्रंश, पाली, ये सारी भाषाओं का विकास होता जाता है। उसी से फिर हमारी खड़ी बोली निकलती है। खड़ी बोली के साथ में जो स्थानीय भाषा थी, जो ब्रज भाषा है, अवधी है, उसकी शब्दों का मेल होता जाता है। उसी तरह से अरबी फारसी से जब हमारा संबंध पड़ा तो अरबी फारसी के अनेक शब्द हिंदी भाषा में आते रहे। खुद स्वयं तुलसीदास ने रामचरितमानस में अरबी फारसी के कई शब्दों का प्रयोग किया है। मतलब रामचरितमानस में भी आपको अरबी फारसी के शब्द मिलेंगे। तो ये भाषा का जो अन्य भाषाओं के शब्द है मैं समझता हूँ वो स्वीकार करने चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उनके जो पर्याय अपनी भाषा में है उनको आप भूल जाए। भाई जैसे रेलवे स्टेशन है उसका तो कोई शब्द नहीं है आपके पास, आपके पास टिकट का कोई नहीं है, आपके पास मोटर का नहीं है, तो ये शब्द तो आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन यदि कोई शब्द हमारे पास आता है तो उसका पर्याय हमारे पास है, आप उसका प्रयोग करना बंद कर दें, ये भाषा की हानि है। इसलिए आप देखिए अंग्रेजी के अंदर हर साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो अपना डिक्शनरी पब्लिश करती है उसमें हर साल कुछ ना कुछ नए शब्द जोड़ देती है अंग्रेजी के अंदर। हिंदी के कितने शब्द जो है जो अंग्रेजी भाषा में चले गए। तो ये भाषा का जो शब्दों का आना है मैं समझता हूँ वो भाषा को समृद्ध करता है। लेकिन आप अपनी भाषा को भूल जाएं, अपनी भाषा के शब्दों के शब्द भंडार को आप विस्मृत कर दें, ये मुझे लगता है कि ये हानिकारक है। आप अपनी भाषा के भंडार का प्रयोग करें और यदि आपको और शब्द मिलते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर, किसी भी देश की भाषा उस देश की पहचान होती है, लेकिन भारत में हिंदी को पूरे देश की भाषा बनाने की बात का विरोध होता है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए ये तो बड़ा सहज है, इसमें तो आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। भारत में प्रमुख रूप से जी 22 भाषाएं तो हमारा संविधान स्वीकार करता है। तो ये 22 भाषाओं का जो संसार है ये भारत मिल करके भारत बनता है। हिंदी का संसार जो है वही केवल भारत नहीं है। ये अलग बात है कि हिंदी भाषा एक ऐसी केंद्र की भाषा है जो इस देश के इन 22 भाषा के क्षेत्रों में कहीं भी आप जाइए तो हिंदी भाषा से काम चल जाता है। मैं कुछ क्षेत्रों में गया, मैं पूर्वोत्तर में भी गया, शिलांग आदि जगह गया,
मैं मद्रास में भी गया, तमिलनाडु में भी गया, और भी गुजरात में कई जगह गया, बंगाल में गया, कलकत्ते गया। तो वहां मुझे कहीं नहीं महसूस हुआ कि मेरा हिंदी से काम नहीं चलता। तो हिंदी जो है अंतर प्रांतीय भाषा है, लेकिन हिंदी सारा देश स्वीकार करे, मैं समझता हूँ ये हमारा जो विचार है ये ज्यादा बड़ा है, इसलिए ये संभव नहीं है। क्योंकि अब आप देखें, जो मलयालम बोलता है उसका जी परिवार, उसकी नई पीढ़ी नहीं चाहेगी कि उसकी मातृभाषा सीखे बिल्कुल। वो हिंदी जो है उनकी संपर्क की भाषा हो सकती है, और मैं समझता हूँ हो रही है, और पहले से भी थी, कोई नई बात नहीं है। अब और हो गया है, अब टेलीविजन ने और मोबाइल ने आपकी हिंदी भाषा को धीरे 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 हर प्रांत की नई पीढ़ी तक पहुंचा दिया है। अब आप देखिए, हिंदी फिल्में जो है सारे देश में देखी जाती है, जी इवन चाइना, रूस और चाइना में देखते हैं लोग जो भाषा नहीं समझते। तो ये हिंदी का की शक्ति है, हिंदी का चमत्कार है। क्योंकि हिंदी देखिए, अगर अगर बंगला बांग्ला भाषा या तमिल भाषा दिल्ली की भाषा होती तो उसी का भी विस्तार होता। ये हिंदी चूंकि देश के केंद्र की भाषा है, राजधानी की भाषा है, इसलिए उसका विस्तार है। इसलिए जो भी आदमी आता है वो राजधानी से संपर्क करता है। राजधानी से संपर्क करना हर प्रांत के लोगों का कोई ना कोई अवसर आता है, तो वो हिंदी भाषा उनके लिए कहीं ना कहीं प्रयोग की भाषा बन जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी हिंदी का विस्तार होगा और हो रहा है, लेकिन हिंदी को सारे देश की भाषा, एक भाषा बना देना, मुझे लगता है ये विचार ठीक नहीं। सर, हिंदी पर ही हम बात करते हुए हम आपसे बात बढ़ाते हैं और अपना अगला प्रश्न रखते हैं कि आज के समय में जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके निकलते हैं, उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम के बच्चों से कमतर क्यों समझा जाता है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, ये हमारी सरकारी नीति का दुष्परिणाम है। क्योंकि अंग्रेजी भाषा का से पढ़ने वाला विद्यार्थी जी कुछ ज्यादा नौकरियां मिलती हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात, जो अंग्रेजी की ताकत है, यदि वो हिंदी की ताकत बन जाती है तो फिर हमारे अंग्रेजी से हमें कोई शिकायत ही नहीं रहेगी। एक बात देखिए, आप कोई विद्यार्थी हिंदी क्षेत्र में बीएससी करता है, साइंस विषय लेता है, तो बीएससी तक जहां तक मेरी जानकारी है हिंदी में पढ़ाई होती है। जी आगे वो एमएससी करता है मान लिया, तो उसको आधा अंग्रेजी और आधा हिंदी में पढ़ाया जाता है। और जब वो पीएचडी करने के आगे जाता है तो उसको अंग्रेजी माध्यम करना अनिवार्य है। आप मेडिकल ले लीजिए, एमबीबीएस की सारी परीक्षा अंग्रेजी से होती है। एलएलबी जो है वो उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में हिंदी के माध्यम से आप परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में अगर आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे तो वहां आपको अंग्रेजी अनिवार्य है। तो जो अंग्रेजी की अनिवार्यता है, जो काम अंग्रेजी करती है वही यदि सारा काम हिंदी करने हिंदी लगेगी में होने लगे। तो जी हिंदी बिल्कुल। की अंग्रेजी की शिकायत समाप्त हो जाएगी। तो ये कौन करेगा? ये सरकार करेगी। अब सरकार की समस्या क्या है? सरकार की समस्या क्या है? अब एक जो सबसे नीचे वाला व्यक्ति है, जो रोज कमाता है खाता है, ऐसा व्यक्ति भी अपने बच्चे को अब अंग्रेजी स्कूलों में भेजता है। मतलब अंग्रेजी स्कूलों की मांग जितनी आजादी से पहले नहीं थी, उससे उतनी ज्यादा आज है। मांग अंग्रेजी की स्कूलों की मांग आजादी के बाद हो गई। तो क्यों हो गई है? क्योंकि जो आजादी के बाद सरकार बनी उसने भारतीय भाषाओं के महत्व को नहीं जाना, और ये संविधान में लिख दिया गया कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों सरकार की भाषा होगी। और अब हिंदी अंग्रेजी जो है 15 साल तक रहेगी, लेकिन वो 15 साल कभी खत्म नहीं हुए। हर 15 साल के बाद उसको आगे बढ़ाया जाता रहा, और अब तो मैं समझता हूँ वो स्थायी। अब हिंदी अंग्रेजी को अब मुझे लगता है आप समाप्त नहीं कर सकते, जी जो बिल्कुल। स्थिति हमको दिखाई देती है। लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि जो अंग्रेजी की ताकत है, जिन 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 दिशाओं में अंग्रेजी का प्रयोग होता है, उन सारी दिशाओं का प्रयोग आप हिंदी में करना आरंभ कर दें। अब आप देखिए, समस्या आती है, एक अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल में खोला गया, जो हिंदी माध्यम से ये तय हुआ कि सारी मेडिकल की सबकी परीक्षाएं, पढ़ाई जो हिंदी के माध्यम से होगी। उन्होंने पहले साल की कुछ पुस्तकें तैयार भी की, जी लेकिन उनको स्वीकृति नहीं मिली। अब जबको उनको सरकारी तंत्र की स्वीकृति नहीं मिली कि इस हिंदी के माध्यम से डिग्री को भी हम स्वीकार करेंगे, तो वो विश्वविद्यालय क्या करेगा? कोई बिल्कुल। विद्यार्थी क्यों आएगा आपके पढ़ने के लिए? ऐसी डिग्री लेने के लिए थोड़ी आएगा जिससे उसकी माने ही ना हो। बिल्कुल। और एक तरफ आप देखिए, एमबीबीएस करने के लोग रूस रूस जाते रहे,
रूस की भाषा को नहीं जानते, और वहां से जो एमबीबीएस करके आते हैं उस समय के बाद उनको डॉक्टर मान लिया जाता है। तो ये एक विचित्र स्थिति हमारे देश में दिखाई देती है कि जब तक आप अंग्रेजी जो करती है, वो सारी ताकत जब तक आप हिंदी को नहीं देंगे, हिंदी भाषा अंग्रेजी का स्थान नहीं ले सकती। सर, हमारे देश में वर्तमान समय में जो शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है, हम उस पर आपसे सवाल रखना चाहते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा जो है वो व्यापार बन गई है, जो कहीं न कहीं ज्ञान की व्यावहारिकता को खंडित कर रही है। आपको क्या लगता है सर कि पढ़ाई को व्यापार बनाकर ज्ञान की मूल आत्मा से खेलना क्या उचित होगा? देखिए, ये तो बहुत ज़माने से हो रहा है, अंग्रेजों के ज़माने से हो रहा है। पहले हमारे जो गुरुकुल व्यवस्था थी, जी, गुरुकुल में जो विद्यार्थी आते थे, वो एक संस्कार, एक अच्छा नागरिक, अच्छा ज्ञानवान बन करके जाते थे। समस्या तो उनके सामने भी रही है आजीविका की, कि आगे आजीविका कैसे चलेगी। तो उस समय जो राज्य होते थे, राजा लोग होते थे, वो उतने, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम थी। देखिए समस्या क्या है, जी, बड़ी विकट समस्या हमारी जनसंख्या की है, जिस पर आज तक कभी गौर की, अब तो कोई बात ही नहीं करता जनसंख्या की। आप जानते हैं, एक वर्ष के अंदर हम एक नया देश पैदा कर लेते हैं। आप 10 वर्ष के अंदर 10 नया देश पैदा कर लेंगे, तो आप उनको कितने को शिक्षित करेंगे, कितने को आजीविका देंगे, कितने को रोटी देंगे, कितने को मकान देंगे, क्या करेंगे आप? कोई चेतना इस देश के अंदर दिखाई नहीं देती। और जो बात करेगा जनसंख्या की, उसको लोग उसको मारने के दौड़ ले रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर एक वर्ष के अंदर 2 करोड़ विद्यार्थी निकल रहे हैं, मान लिया, और वो विश्वविद्यालय में पढ़ करके निकल रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ वो क्या करेंगे? उनका आजीविका कैसे चले? आप है, मान लिया आपने शिक्षा ली, आप घर में बैठी रहेंगी क्या? नहीं या सर। एक लड़की है, उसका विवाह हो गया, वो चली गई परिवार के अंदर, अगर पति कमा रहे हैं तो घर चलता रहता है। लेकिन अब स्थिति ये भी है कि लड़कियां खुद भी कमाना चाहती है। तो जी, आप जानते हैं कि जो लड़कियों की नौकरी करने की प्रतिशत है, वो कितनी बढ़ गई है। पहले लड़कियां नौकरी के मैदान में कितनी होती थी? 1% भी नहीं होती थी। तो उन्होंने भी तो नौकरियां कम हो गई, जो पुरुषों को मिलने वाली थी। तो सवाल ये है कि शिक्षा आज सारे विश्व में, शिक्षा जो है वो आजीविका से जुड़ गई है। आप विश्व के साथ चलेंगे या अलग अपनी व्यवस्था बनाएंगे, ये संभव नहीं है। जो विश्व की प्रणाली चल रही है, विश्व में जो पद्धति चल रही है, विश्व में जो शिक्षा का रूप है, आपको उससे अलग चल करके कोई नई शिक्षा व्यवस्था नहीं बना सकते आप। आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया आज एक इकाई हो गई। जापान में जो काम हो रहा है, अगर आपको शिक्षा के बारे में आपके देश की जानकारी नहीं है, तो आप पीछे हो जाएंगे। और क्या आप पीछा होना चाहेंगे? लेकिन आज भी दुर्भाग्य क्या है, इसलिए मुझे लगता है कि देखिए, आजीविका के प्रश्न को हटाना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। लेकिन आजीविका के साथ क्या उनको एक संस्कारवान नागरिक बनाया जा सकता है? सवाल ये है। आप शिक्षा को आजीविका से जोड़िए, लेकिन उसको ये संस्कार भी तो दीजिए कि वो एक स्वतंत्र देश का नागरिक है, और नागरिक होने के जो उसके अधिकार हैं, उसके कुछ कर्तव्य भी हैं, और उन कर्तव्यों का पालन भी उतना अनिवार्य है जितना वो अधिकार की मांग करता है। आज बिल्कुल सारे सही लोग कह रहे अधिकार की मांग करते हैं, लेकिन उसका जो कर्तव्य है उसके बारे में कोई कोई सोचता ही नहीं है। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति जाए, सड़क पर जा रहा है, सड़क पर थूक देता है। ये कौन सी शिक्षा है हम दे रहे हैं? तो समझ, मैंने अभी देख रहा था एक चैनल, जापान में जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, मॉन्टेसरी स्कूलों में, वो जब स्कूल पहुंचते हैं तो सारे स्कूल की सफाई बच्चे करते हैं। जो खाना, सारे बच्चे खाना खाने के लिए एक जगह बैठते हैं, तो खाने के जो बर्तन है उनको साफ धो धा करके फिर वो रखते हैं। वो खुद सारे बच्चे करते हैं। तो आप सोचिए, वो संस्कार उनको पड़ता नहीं पड़ता है? हमारे यहाँ तो जो हैं। बच्चा है, अगर अरबपति का बच्चा है, तो उसे तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो पानी, चाय के कप को धो देगा। तो ये संस्कार जब हम उनको संस्कार दे ही नहीं रहे हैं, तो हम उनसे क्या मांग करते हैं? तो मुझे लगता है कि शिक्षा अगर आजीविका से जुड़ती है तो कोई बुराई तो नहीं है, क्योंकि आज उसके बिना आप रहेंगे कैसे? लेकिन शिक्षा को संस्कारवान बनाना भी बहुत अनिवार्य है। सर, अगला प्रश्न है हमारा आपसे कि आज के फिल्मों के जो गीत होते हैं, कहानी और व्यवसाय जगत में भारत की नारी की अस्मिता की बोली लगाई जाने लगी है।
ऐसी विडंबनाओं के चलते अब नारी को पवित्रता की दृष्टि से देखने वाले समाज का निर्माण कैसे होगा? देखिए, ये सवाल मुझे लगता है कि काफी समय से हमारे समाज को बड़ा द्वंद पैदा कर रहा है। जी, एक तो यह है कि जो स्त्री और पुरुष के अधिकार है वो सब लगभग समान हो गए। आज स्त्रियां भी जिस तरह से उनका विकास हुआ है, जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है और जो तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं, आपको हमारे पूरे पश्चिम में एक किताब आई थी द सेकंड सेक्स के नाम से, वो बड़ी प्रसिद्ध हुई और बड़ा सारे विश्व में स्त्री स्वातंत्र का बड़ा आंदोलन चला और भारतवर्ष में भी वो काफी समय से चल रहा है और काफी चीजें बदल रही। सवाल ये है कि स्त्री अगर पुरुष होना चाहती है तो वो पुरुष नहीं हो सकता। सवाल यह है कि स्त्री के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारे प्राचीन भारत में मिलता है, वही सबसे बढ़िया उत्तम विचार है। आपको मालूम है कि हमारी अर्धनारीश्वर की कल्पना है कि जो ईश्वर है, जो ईश्वर है, आधा हिस्सा स्त्री का है और आधा हिस्सा पुरुष का है। इसका अर्थ है कि वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है, एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों मिलकर के ही एक 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 इकाई बनते हैं। ये भाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो अब स्थिति यह है कि भाई, अब देखिए, जो आप फिल्म की चर्चा की आपने, फिल्म में तो देखिए आदि बहुत सामान्य, जब जो फिल्म शुरू हुई थी तभी एक अश्लीलता और एक वल्गैरिटी का बहुत बड़ा, उस मतलब वल्गैरिटी के बिना मैं नहीं जानता कि हिंदी फिल्में चल सकती है। कुछ बनी ऐसा नहीं है। एक जमाने में अगर आपको याद हो, प्रेमचंद जो थे वो फिल्म लाइन में गए थे 1934 में, तो वो 8 महीने के बाद उनकी कंपनी बंद हो गई, वो वापस आ गए। उनका जो अनुभव उन्होंने लिखा है कि मैं जो कहानी लिख करके देता हूं डायरेक्टर को, वो उसमें वल्गैरिटी, अश्लीलता अश्लीलता को वो मनोरंजन मानता है और कहता है कि जनता जो है अश्लीलता चाहती है, इसलिए इसके बिना हमारी फिल्म नहीं बन सकती और सफल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि फिल्म जो है एक बहुत बड़ी ताकत है। आप समझिए, वो जमाना था जब पहली बार बोलती फिल्मों का निर्माण हो रहा था। पहली बार, मतलब फिल्मों में जो वॉइस की आवाज थी वो पहली बार उस 34-35 के अंदर आरंभ होती है। तो ये वो समय था जब फिल्म, तब प्रेमचंद ने इस बात को लिखा कि हम प्रेम, जो फिल्म है हमारे यहाँ, वो स्त्री के जिस रूप को प्रस्तुत करती है वो वल्गरिटी की तरफ जाता है। उसके बाद हमने देखा बराबर कुछ फिल्में बहुत अच्छी बनी, ऐसा नहीं है, और बहुत अच्छी फिल्में भी बनी, लेकिन आम आदमी उस वल्गरिटी को स्क्रीन पर देखना चाहता है। आप बिल्कुल देखिए सही कह रहे हैं आप। मोबाइल पर जो वल्गरिटी की चीजें आती हैं उसे लोग कितना देखते हैं। ये मनुष्य का सहज स्वभाव है। आप मान लीजिए, आप, ये एक ऐसी आयु का स्वभाव है जिससे आदमी बच नहीं सकता है। अब सवाल है कि उसको कैसे संस्कारवान, मतलब ऐसी फिल्में बनाई जानी चाहिए जहां मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य तो बनाए। आप मनोरंजन करते हैं तो मनोरंजन का एक हिस्सा ये हो कि क्या दर्शक उससे कोई गंदगी का भाव लेके जा रहा है या कोई अच्छे भाव को लेके जा रहा है। जी, यदि वो अच्छे भाव को लेकर के जाएगा तो उसके जीवन पर भी उसका असर पड़ेगा और वो समाज पर भी उसका असर पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि फिल्मों, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। अब तो आप देखिए, लिव इन रिलेशनशिप, ये एक, अब जो नई पढ़ी लिखी लड़कियां आती हैं वो कहती है हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो बिना विवाह के साथ रहेंगे, और उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। जी, खुद बिल्कुल। प्रेमचंद की एक कहानी है, आपको ताज्जुब होगा, इसी विषय पर 1936 में एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था मिस पद्मा। इसी लिव इन रिलेशनशिप से वो दंड भोगती है। उसका जो प्रेमी है वो तो भाग जाता है इंग्लैंड और वो खुद एक बच्चे की मां बन जाती है, और वो बच्चे का पालन पोषण कैसे करे। ये प्रेमचंद ने उस जमाने में दिखाया, जरा आप सोच के देखिए आप, और आज भी वही हो रहा है। तो सवाल यह है कि स्त्री जितनी आजादी उसको चाहिए उसको मिल रही, और पुरुष उसका दुरुपयोग करता है। ये मान लीजिए, पुरुष को आप वो संस्कारवान नहीं बना सकते। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब तक खुद स्त्रियां अपने बारे में गंभीरता से विचार नहीं करेंगी, कर भी थी, ऐसा नहीं नहीं कर रही हैं, लेकिन जो पश्चिम का असर भी आता है, पश्चिम की जो फिल्में आती हैं वो भी हमारे हमारे चरित्र का निर्माण करती है। तो इसकी समस्या का समाधान मैं नहीं जानता क्या हो सकता है। सरकार सेंसरशिप से नियंत्रित कर सकती है क्या, कुछ करती भी है लेकिन उसके बाद भी नहीं होता है। तो ये समस्या तो रहेगी। जैसे जैसे समाज विकसित होता है वैसे वैसे समस्या का विस्तार होता है।
और अब बहुत सी लड़कियां आप देखेंगे अकेली रहती है, बिना विवाह के रहती है। ये बड़ा परिवर्तन है। पहले तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि कोई लड़की बिना शादी के भी रह सकती है, लेकिन अब लड़कियों में साहस आ रहा है और वो साहस आकर के वो अकेली रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से कष्ट भी महसूस करते हैं। कोई भी पुरुष अकेला रहना चाहे रह सकता है, लेकिन ये प्रकृति ने बनाया है कि भाई स्त्री और पुरुष साथ रह करके ही जीवन गुजार सकते हैं शांति का। ये प्रकृति का सत्य है। इस प्रकृति के सत्य को जैसे जैसे आप तोड़ेंगे वैसे वैसे आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर अगला प्रश्न रखते हैं आपसे कि हमारे देश में बलात्कार जैसी घटनाएं हर रोज होती जा रही हैं। इन घटनाओं के पीछे कुछ लोग संस्कारों की कमी बताते हैं तो कुछ लोग लचर कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं। आपको क्या लगता है कि इस पर कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार तो अधिकांश में पुरुष है, इसमें तो राय नहीं। मैं नहीं जानता कि स्त्री का इसमें कोई योगदान है, ये तो मुझे लगता है। मैं नहीं समझता कोई स्त्री बलात्कार के लिए इनवाइट करती है, ऐसा मैंने तो देखा नहीं जीवन में कभी। अब पुरुष क्यों करता है, सवाल ये है। एक तो उसके पास परिवार के संस्कार नहीं मिले, एक बात। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष में एक क्रूरता की भावना शायद है, ऐसा लगता है। दूसरों को दबाने की वृत्ति है, दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाने की प्रवृत्ति है, एक है। और इसलिए मुझे महसूस होता है कि प्रकृति ने पुरुष को ऑफेंसिव बनाया और स्त्री को डिफेंसिव बनाया। इसलिए क्या होगा कि लड़की 12-13 साल की लड़की अगर जब होती है तो चीजों को समझने लगती है, लेकिन लड़का 20 साल का भी बुद्धू होता है। ये सत्य है या नहीं है? अगर ये सत्य है तो उसके पीछे कारण क्या है? मतलब प्रकृति ने स्त्री को वो ज्ञान दिया है कि वो 12-13-14 वर्ष की आयु में ये समझ जाती है कि इस पुरुष की दृष्टि क्या है। ये उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो प्रकृति ने उसको दिया है। अब सवाल यह है कि अगर समाज सुसंस्कृत हो, आप देखिए महाभारत को ले लीजिए। महाभारत में दुर्योधन ने द्रौपदी को दरबार में नंगा करने की कोशिश की थी, नहीं की थी? बिल्कुल। ये क्या था? ये भी वही वर्ती थी। भाई वो राज दरबार थे, राजा महाराजा थे, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि वो क्षम्य है। और इसीलिए आपको जानते हैं पूरे महाभारत का युद्ध इसीलिए हुआ कि द्रौपदी को अपमानित किया गया, बोला महाभारत का युद्ध नहीं होता। मतलब पुरुष में भी उसके दमन करने की वृत्ति है। जहां पुरुष अत्याचारी है वहां पुरुष उस अधर्म को भी से युद्ध करने के लिए तत्पर है। इसलिए महाभारत में जिन लोगों ने इस द्रौपदी का अपमान किया था, कुछ ऐसे लोग भी थे कि उस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने उन अत्याचारियों को नष्ट कर दिया। आज समाज की स्थिति क्या हो रही है कि जब तक अपराधी को आप तत्काल दंडित नहीं करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तत्काल मतलब तत्काल करते हैं 3 महीने में, इसके लिए आप गवाही पर गवाही लिए जा रहे हैं, आप सारी एविडेंस, ये तमाशा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अपराधी ने स्वीकार कर लिया कि उसने मैंने ऐसे किया है, तो फिर निर्णय करने के लिए किसी एविडेंस की जरूरत क्यों होनी चाहिए? और यदि परिस्थितियां इस बात को प्रमाणित कर रही है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो क्या ये दंड देने के लिए काफी नहीं होना चाहिए? तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसमें भी मुझे लगता है परिवर्तन की आवश्यकता है। और कठोर से कठोरतम जो दंड हो सकता है, आप समझिए जिस लड़की के साथ अगर ऐसा कांड होता है, वो सारा जीवन एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। वो सारा जीवन दंडित महसूस करती है, सारा जीवन। तो ऐसे अपराध के लिए तो ऐसे अपराधी को जीवित रहने का अधिकार क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि आपने जो सवाल किया, इसलिए आपको एक और फिर प्रेमचंद से ये प्रसंग लेता हूं मैं जी। उनका एक कायाकल्प उपन्यास है जिसमें 2-4 अंग्रेज जो है एक भारतीय स्त्री के साथ बलात्कार करते हैं। ये घटना आती है उसमें। तो प्रेमचंद क्या करते हैं, उस लड़की से एक अंग्रेज की हत्या करवा देते हैं। अर्थात लेखक प्रेमचंद उसका प्रतिकार कराते हैं। यद्यपि अपराधी कोई अंग्रेज दूसरा होता है, लेकिन जो भी अंग्रेज दिखाई देता है उसकी वो मार देती है। तो ये क्या है? अर्थ है लेखक के रूप में वो समझ रहे हैं कि इस अपराध का एक ही दंड है और वो है हत्या, उसको समाप्त कर देना।
चाहे उसको फांसी दीजिए या कुछ भी करिए। ये लेखक के रूप में प्रेमचंद महसूस करता है। तो मुझे लगता है कि इसके संबंध में हमें हमारी सरकार मैं सोचता हूँ गंभीरता से विचार कर ही रही होगी। इस पर अपराधी को क्षमा करने का या विलंब करने का कोई कारण नहीं। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि कानून के साथ-साथ इसमें हमारा जो समाज है वो भी ज़िम्मेदार है। क्योंकि कुछ जो लड़कियाँ छोटी होती हैं, जो बच्चियाँ होती हैं 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार किया किसी ने, तो आप सोचिए हमारे समाज में उँगलियाँ उस बच्ची के ऊपर उठने लगती हैं कि उसने ऐसे कपड़े पहने। अब छोटी बच्ची तो नहीं छोटे कपड़े पहन सकती है, तो जो उसकी वेशभूषा है, कपड़ों पर तंज कसने लगते हैं लोग, तो ये भी एक बल देता है उन पुरुषों को जो बलात्कार कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अपने अपराध के लिए आदमी तर्क विकसित कर लेता है। जैसे अपनी सफलता के लिए तर्क होते हैं, ऐसे असफलता के भी तर्क होते हैं। जैसे किसी को वरदान देने के तर्क होते हैं, किसी को अभिशाप देने के भी तर्क होते हैं। जी। तो किसी की हत्या, किसी का बलात्कार करने के भी तर्क होते हैं, और वो तर्क अपने अपने डिफेंस के लिए आदमी विकसित करता है। सवाल ये है कि अगर किसी लड़की ने कम कपड़े पहने हुए भी है, मान लिया, जी, जी। तो इससे आपका क्या लेना देना है? अगर इससे आप उत्तेजित होते हैं तो ये आपकी कमी है ना, आपकी दुर्बलता है, बिल्कुल सही आपकी कह रहे हैं चरित्र की सर। दुर्बलता है। लेकिन सवाल है, लेकिन समाज हमारा जैसे विकसित हो रहा है, पूरी अब आप देखिए पूरे पश्चिम में चले जाइए, आप यूरोप अमेरिका में चले, वहां जी, स्कर्ट पहने आपको अधिकांश औरतें लड़कियां मिल जाएंगी। तो ये क्या बात हुई भाई? वस्त्र जो है ऐसा तो देखिए नहीं होना चाहिए, तो नहीं, तो ऐसा नहीं हो वस्त्र जो बिल्कुल शरीर को, मतलब शरीर को आप फिल्मों में आप जरा देख लीजिए। आप फिल्मों में जो हीरोइन सामने दिखाई देती हैं, क्या वो हमारे समाज में अगर मेरी गली में चले तो क्या लोग देखने के लिए नहीं खड़े हो जाएंगे? बिल्कुल। तो एक शालीनता भी तो चाहिए ना, ये मुझे बताइए। उसको आप छोड़ दीजिए, उस अपराध की छोड़ दीजिए आप। एक वस्त्रों के पहनने का संस्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे बताइए। आप जब घर से निकलती हैं तो क्या आप इसको नहीं देखती कि आप अपने वस्त्रों के प्रति ठीक लग रही है, नहीं लग रही? बिल्कुल, मुझे ज़रूर मुझे देखते बताइए हैं। आप बिल्कुल जब देखते भी हैं। घर से निकलती है एक बार अपने को महसूस जरूर करती होंगी कि भाई मैं सुसंस्कृत लगती हूँ या नहीं लगती हूँ। तो क्या ये संस्कार नहीं होना चाहिए, मुझे बताइए आप। बिल्कुल इस होना चाहिए। संस्कार को आप अपराध से मत जोड़िए, आप अपने व्यक्तित्व से जोड़िए बिल्कुल। कि भाई हर का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो सुंदर लगे, अच्छा लगे, शाली। एक जमाना था आज से 1500-2000 साल पहले, जब स्त्रियां केवल साड़ी पहनती कंचुकी थी। कंचुकी पहनती थी, लेकिन वो एक परंपरा थी समाज की, इसमें कोई किसी को महसूस नहीं होता था। इसलिए आप पुराने जमाने की अगर आप स्कल्पचर देखें, मूर्तियां देखें, तो आप मूर्तियां आपको ऐसी मिलेंगी। तो वो एक सहज रूप से जीवन उस जमाने में था। आज हमारा पश्चिम के दबाव से हम काफी लोग विकृत हो चुके हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें हैं कि हमारा वेशभूषा भी एक शालीन के रूप में होना चाहिए, लेकिन वेशभूषा यदि किसी को उत्तेजित करती है तो ये वो जिम्मेदार है, वेशभूषा पहनने वाली नहीं है। तो उसके लेकिन फिर भी समाज, देखिए हम जब समाज की दृष्टि से देखेंगे तो हमें समाज के संस्कारों को मान के चलना पड़ेगा। बिल्कुल। हम समाज में एक व्यक्ति के रूप में हैं। हम एक समाज से अलग अगर हमारा व्यक्तित्व है तो समाज उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। भाई मैं जिस मोहल्ले गली में रहता हूं उसकी एक शालीनता है या नहीं? उस शालीनता को यदि तोड़ करके मैं बाहर निकलता हूं तो लोग मुझे पर उंगली तो उठाएंगे उठाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप किसी के आंखें बंद करके किसी को बनाइए। आपका विवेक चाहिए, आपका बिल्कुल। लॉजिक चाहिए, आपका तर्क चाहिए। आप अपने तर्क से, अपने लॉजिक से देखें कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। बस ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके आज, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी आपसे कि चलते-चलते आप हमारे एजुकेशन बीट्स के दर्शकों को कोई खास मैसेज दें। देखिए, मैं कोई मैसेज नहीं दे सकता, मैं कोई बहुत ही एक छोटा सा लेखक हूं। मैं 2-3 बात कहता जी। हूं। एक तो ये पढ़िए, दूसरा करिए कर्म करिए, काम करिए। 1 मिनट भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं। आपको अध्ययन करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, और खूब जीवन में जो कुछ कर सकते करिए आप। एक चीज मन में जरूर रखिए कि हर चीज, एक तो यह कि आपके उससे आपका हित है, आपके परिवार का हित है या नहीं, लेकिन क्या उससे आपके देश और समाज का भी हित है या नहीं। आप देश को नहीं भूल सकते। आप जिस देश में पैदा हुए हैं, ईश्वर ने जहां भी आपको पैदा किया हुआ है, आज पहले बहुत से लोग मिलते हैं, अरे भाई हम तो गलत देश में पैदा हो गए। तो भैया अमेरिका में पैदा हो गए होते,
किसी ने रोका था तुमको? जी बिल्कुल। तुम चले जाते वहां पैदा होने के लिए। मैं गर्व का अनुभव करता हूं, मैं इस देश में पैदा हुआ हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूं। लोगों को मालूम नहीं है कि मिडिल ईस्ट में रहना कितना कठिन है, रूस चाइना में रहना कितना कठिन है, उनको मालूम ही नहीं लोगों को। इसलिए अपने देश से प्रेम करिए और जो कुछ भी हो उस पर यह जरूर ध्यान रखिए कि भाई मेरा काम देश के विरोध में ना हो, और आसपास के लोगों को शिक्षित कीजिए और अपने विवेक से काम करिए। विवेक को मत छोड़िए। कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय जो कहता है, पहले ये देखिए कि मेरा तर्क क्या कहता है। अगर मेरा धर्म ये कहता है कि ईश्वर नहीं है, तो मैं अपनी बुद्धि से विचार करूं, और कोई धर्म कहता है कि ईश्वर है, तो उस पर भी मैं अपने विवेक से सोचूं कि मुझे क्या करना है, मेरा विवेक क्या कहता है। मनुष्य के अपना अनुभव ही उसका सबसे बड़ा शिक्षक है। हर कदम पर आपको अनुभव होता है, उससे शिक्षा लीजिए और कर्म से मुंह मत मोड़िए। कर्म से ही मनुष्य बड़ा होता है और अपने दुष्कर्म से ही आदमी छोटा होता है। इसलिए अर्जुन अपने कर्म से बड़े हैं और दुर्योधन अपने कर्म से छोटे हो जाते हैं। इस सत्य को हमेशा जानिए। कोई भी काम करने से पहले सोच लीजिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ये उचित है या नहीं। बस मैं समझता हूं अगर ऐसा कोई कर लेता है, पीढ़ियां कर लेती है, तो उनका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। और मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी श्रोता है और अगर जो भी युवा पीढ़ी के लोग हैं वो आगे बढ़ें और खूब पढ़ें, अपना भी कल्याण करें और देश का भी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।